हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका पूरा जो चैप्टर है ना वो इन क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत करना। इसी तरीके से आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स के सभी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको जिस भी चैप्टर का देखना हो वहां से आप देख सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, वो है कि जो शॉर्ट आंसर टाइप है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्म में या फिर 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर की कहा गया कि डिफाइन द टर्म मिनरल। तो अब ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर जियोलॉजिस्ट डिफाइन द मिनरल्स एज एन द होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विद द डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, दे हैविंग द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज बाय विच दे कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया कि डिफाइन द टर्म और को डिफाइन करना है। तो यार सिंपल सी बात ये है कि हमारी अर्थ के ऊपर मेटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल है ना, ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं मिनरल फॉर्म के अंदर। आपको अगर कोई भी मेटल चाहिए अर्थ में तो आपको प्योर नहीं मिलेगा, वो मिनरल के फॉर्म में मिलेगा। अब जो मिनरल होते हैं इनमें से जिसको प्रॉफिटेबली हम निकाल सकते हैं ना, वो होता है ओर। मतलब कि जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना, कि आप जिसके अंदर 10 रुपए निकाल लगाओगे तो आपको वहां पर 15 रुपए मिल रहे हैं, तो मतलब यहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो होते हैं और। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो और होता है ना, जहां से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये बात भी याद रखना, यहां पर एक फेमस स्टेटमेंट है कि ऑल द मिनरल्स आर नॉट और बट ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट याद रखना और आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो कि मिनरल्स मतलब कि और आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली। अब इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि जो गोल्ड है ना, वो आपको है ना आपकी जो रोड है वहां पे मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भैया क्या हम लोग इतने रिच है कि हमारी रोड भी वो सोने की है? हाँ, ये जो डामर है ना, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? गोल्ड मिलेगा। लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्शन है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि आप 5 to 6 करोड़ जब रुपीज खर्च करोगे तो आपको यहाँ पर 50 से 60,000 का गोल्ड मिलेगा। तो मतलब क्या यहाँ पर प्रॉफिटेबल सौदा है या फिर नहीं? आप खुद बताओ कि आप 5 से 6 करोड़ लगा करके 50,000 कमाना चाहोगे, यस या फिर नो? जल्दी से इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। आप लोग ऐसे ढीले ढाले से बैठे रहते हो यार, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्स दो, अपना दिखाओ कि यार भैया हम जिंदा है, हमें आता है, ठीक है। मेरे को ऐसे पता ही नहीं लगता, मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम ऐसे बोरिंग से सुनते रहते हो। नहीं, अब जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको उसका आंसर देना है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया कि नेम द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एन आयरन ओर। मतलब कि सबसे फाइनेस्ट ओर कौन सा है? ये सीबीएसई ने 2017 में पूछा था। तो इसका आंसर रहेगा कि मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एन आयरन ओर, ठीक है। ये मिनरल भी है और ये ओर है क्योंकि इससे प्रॉफिटेबली आयरन को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की है उड़ीसा इज एन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल। अब जैसे कि स्टेट जो है ना, आपको ये याद रखना है कि यार कौन सा स्टेट किसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन को याद रख लेना और मिनिमम को याद रख लेना, बस ये 2 बातें याद रखनी होती है और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। और स्टेट का आएगा नहीं, कभी ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कहां से निकलता है, फिर सबसे कम तो नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट से मैक्सिमम निकलता है। तो इसका आंसर रहेगा कि भैया जो उड़ीसा स्टेट है वहां से निकलेगा मैग्नीश और निकलने वाला है, वहां से मैक्सिमम वहीं से यही निकलता है। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि नेम द स्टेट वेयर द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड। भैया सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो कहां पर लोकेटेड है? वो है भैया तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड। तो भैया आप लोग बताओ यार, आप लोग कौन सी स्टेट से? तमिलनाडु से कोई है क्या? अगर है तो भैया बताओ यार आप कौन से, मतलब यस लिखो कि हाँ भैया मैं तमिलनाडु से हूं। वैसे मैं तमिलनाडु कभी गया नहीं, बहुत सारे स्टेट्स अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताना कि आप कौन से स्टेट्स हो। वैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो राजस्थान से हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर क्या आता है कि इन विच स्टेट आर द बालघाट कॉपर माइंस आर लोकेटेड। अब जैसे कि बालघाट जो कॉपर माइंस है ये कहां पर लोकेटेड है? अब अगर जिसका पर्टिकुलरली अगर नेम आ रहा है तो वो आपको याद रखना होगा कि यार जैसे कि अब ये बालघाट माइंस है, अब ये ऐसा आ सकता है कॉपर माइंस कहां पर है, सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भैया मध्य प्रदेश, इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा।
और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच इज द मोस्ट एब्यूडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सा फॉसिल फ्यूल मिलता है इंडिया के अंदर। तो आप सभी को पता है कि भैया एक ही मिलता है फॉसिल फ्यूल, वो है यहाँ पे कोल, ठीक है। और फिर इसके बाद में नेम इट्स 4 मेजर फॉर्म, और इसकी कोई भी 4 जो मेजर फॉर्म है उनको बताइए। तो इसकी मेजर फॉर्म है वो है एंथ्रेसाइट, लिग्नेटाइट, बिटुमिनस एंड पीट। 4 तरीके के होते हैं, इनमें से जो इनकी प्योरिटी वाइज इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। तो आपको तो बस यही याद रखना है कि यार जो सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल इंडिया में जो मिलता है वो है यहाँ पे कोल है। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर की ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, अगर सीधा एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो आप हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इसके अंदर कहा गया है कि हाउ डू मिनरल्स अकर इन द इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उनके अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं ना, तो ऐसे ऐसे रॉक्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रॉक्स होती हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, यहाँ पर हमें मिलते हैं मिनरल्स। अब ये मिनरल्स कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एक जानवर था, वो इसके बीच में फंस करके मर गया, तो बहुत सारे लंबे टाइम के लिए, जैसे कि बहुत लंबे टाइम के लिए, मान लो कि 1000 साल तक की अगर मैं बोलूं, 1000 साल तक अगर वो रहेगा तो क्या होगा, उसकी सबसे पहले बॉडी डिकम्पोज होगी, फिर उसके बाद में जो उसकी बोन्स है वो डिकम्पोज होंगी, फिर ऐसे ऐसे डिकम्पोज होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर फॉसिल फ्यूल में। तो इसी तरीके से क्या होता है कि बाकी की ये जो रॉक्स होती हैं, इनके बीच में ऐसे ही दरारों के अंदर जो होता है ना, वहां पर क्या एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर एग्जिस्ट करते हैं आप लोगों के मिनरल्स। तो ये याद रखना कि इन इग्नस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन क्रैक्स, सर्विसेज एंड फॉल्ट्स एंड द जॉइंट्स, ठीक है। कि जो मिनरल्स हैं वो जहाँ कहीं पर भी उनको फॉल्ट मिल गया, जैसे कि एक तरीके से बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पर मिल जाएंगे, सर्विसेज में मिल जाएंगे, मतलब कि छेदों के अंदर, फॉल्ट्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर मिलने के चांसेस हैं। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया कि हाउ आर द गोबर गैस प्लांट्स बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, मतलब कि जो गोबर गैस प्लांट है वो बेनिफिशियल कैसे है। अब देखिए जो गोबर गैस होती है ना, इसकी हेल्प से क्या होता है कि किसानों को बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम इससे फायदा होता है। मैक्सिमम फायदा कैसे होगा, जैसे कि गोबर गैस से एक तो सबसे पहले तो उनको जो स्टोव है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टोव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसी के साथ में जो सिलेंडर है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ही वो गैस प्रोड्यूस हो जाएगी और इनको उन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि यहाँ से इनको मैन्योर मिल जाती है। मैन्योर का मतलब होता है कि इनको खाद मिल जाती है, जो कि अपने खेत में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो यहाँ से इनको मिल सकती है। तो भैया अब इसको लिखते हैं यहाँ पर, गोबर गैस प्लांट्स आर बेनिफिशियल टू द फार्मर्स बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। इससे दोनों काम होते हैं कि एक तो उनको एनर्जी भी मिल जाती है और उसी के साथ में यहाँ पर उनकी जो मैन्योर की क्वालिटी, मतलब खाद की क्वालिटी है, वो भी इंप्रूव हो जाती है। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हाई डज एल्यूमिनियम मेटल हैविंग द ग्रेटर इंपॉर्टेंस। अब देखो आपको एल्यूमिनियम के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जो एल्यूमिनियम है ना, सबसे फर्स्ट टाइम पर जब डिस्कवर करा गया था ना, तो ये जब निकला था ना अर्थ में से, तो इसकी कीमत पता है क्या थी, गोल्ड से भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। गोल्ड अगर मान लो कि 30,000 का था, तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 60,000, मतलब डबल था इसका। लेकिन पता है क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों को लगा कि यार ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये सबसे अलग है और इसको निकालने में ना बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगती थी। तो जो जिस चीज़ में टाइम लगता है ना, उस चीज़ की वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ कि यार एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, तो लोगों को लगा कि यार बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक टाइम पर क्या है कि लोगों ने ना गोल्ड को छोड़ करके एल्यूमिनियम को इकट्ठा करने लग गए। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद में साइंटिस्ट वगैरह ने रिसर्च करी, तो इन्होंने सबसे सस्ते वाला जो है ना, जो सबसे चीप जो तरीका है, उससे एल्यूमिनियम को निकालो और वो निकल गया। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो 60,000 का था ना, उसकी वैल्यू गिर करके अभी शायद 600 या फिर 6,000 के आसपास आ गई है। 600 ही होगी पर केजी के हिसाब से। और जो गोल्ड की वैल्यू है वो है 46 लाख, ठीक है। तो जिस टाइम पर उन्होंने एल्यूमिनियम इन्वेस्ट करा था, उनको उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अब देखते हैं कि यार क्वेश्चन के ऊपर चलते कि क्यों एल्यूमिनियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ना, वो लाइट है। लाइट होने की वजह से इसको बहुत सारी जगह पर काम में लिया जाता है। और एक ये अच्छा कंडक्टर है ये मेटल का, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपके घर के ऊपर जो लाइनें जा रही है ना लाइट से इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहां पर इसको काम में लिया जाता है। और जितने भी आप अगर कोई भी इक्विपमेंट्स देखते हो, वहां पर भी एल्यूमिनियम को काम में लिया जाता है।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एल्यूमिनियम मेटल हैज द ग्रेटर इंपॉर्टेंस बिकॉज इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विद द एक्सटर्नल लाइटनेस। जैसे कि इसके साथ में क्या होता है कि आयरन की तो है ही इसमें, जैसे कि आयरन के जितना स्ट्रांग है, लेकिन उसी के साथ में क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा उससे लाइट है, एंड आल्सो विद द गुड कंडक्टिविटी एंड इट्स ग्रेट मैलिएबिलिटी। अब देखो यहाँ पर जो मैलिएबिलिटी होता है, मैलिएबिलिटी होता है कि वो जो मेटल है ना वो शीट्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसकी गुड मैलिएबिलिटी होने के कारण भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द स्टील, और स्टील की जगह पर इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से काम में लिया जा सकता है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर की पूछा गया है कि वाई शुड द यूज ऑफ अ कैटल केक एज अ फ्यूल बी डिस्करेज्ड। अब देखो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग गांवों में गए होंगे या फिर नहीं गए, तो आप लोगों को बताता हूँ कि गांव में क्या होता है कि जो गाय होती है ना, गाय का गोबर होता है ना, इस तरीके से गाय का गोबर होता है, तो पता है वो जो गाय का गोबर होता है ना, उसको थोड़े दिनों तक सुखा करके उसको एज ए फ्यूल की तरह काम में लेकर के वहाँ पे खाना बनता है। जो गांव से हैं उनको तो एकदम से रिलेट कर पा रहे होंगे कि वहाँ पर काऊ डंग जो केक होता है उसको वहाँ पर है ना फॉसिल फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है। अब देखो उसको क्या नुकसान है उसके, आप बोलोगे कि भैया इसका तो फायदा ही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो वो वेस्ट है, जो कैटल है मतलब कि गाँव वगैरह है, इन सभी का एक तो वो वेस्ट है। अब अगर वो वेस्ट है तो हम उसको काम में ले रहे, तो उसमें गलती क्या है, अच्छी बात है ना, आप हमारा वेस्ट कम होगा और वुड बचेंगे, मतलब कि जो लकड़ियां हैं डिफॉरेस्टेशन कम होगा, लेकिन गलत हो आप यहाँ पर, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है कि द यूज ऑफ अ कैटल केक एज अ फ्यूल शुड बी डिस्करेज बिकॉज द ह्यूज लॉस ऑफ द ट्रीज विल बी देयर व्हेन वी बर्न द कैटल केक एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो कैटल का केक है ना, इससे ना मैन्योर भी प्रोड्यूस होती है। अब जब मैन्योर प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो वहाँ पर इंक्रीज कर देती है। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पर ट्रीज भी इंक्रीज होंगे, जब नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज होंगे तो मतलब कि फॉरेस्टेशन बढ़ेगा। लेकिन कैटल केक को एज अ फ्यूल में काम में लेने से क्या होता है कि जो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ट्रीज कम ग्रो होंगे, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर कैटल केक को यूज में नहीं लेना चाहिए, एंड इट मस्ट बी कंज्यूम्ड इन द बायोगैस प्लांट्स फॉर इट्स इफेक्टिव यूज, और इसको बायोगैस प्लांट में काम में लेना चाहिए ताकि इसका पूरी 100% एफिशिएंसी आ सके। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसको कि सीबीएसई ने लगातार 2 साल पूछ लिया था, 2017 में, 2018 में। हो सकता है कि इस बार आप लोगों को भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आप लोगों की किस्मत अच्छी हो। तो अब ये क्वेश्चन के अंदर कहा यह गया है कि व्हाट आर द 2 मेन वेज ऑफ अ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी 2 तरीके बताओ जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, और फिर उसके बाद में हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज, 2 तरीके से इसको जनरेट किया जाता है। सबसे फर्स्ट है कि यहाँ पर बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स द हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एक तो सबसे पहला तरीका है कि आप ना एक हाइट के ऊपर इस तरीके से डैम होता है, उससे ना क्या करो कि ये जो पानी है इसको यहाँ से लेकर के आओ, नीचे इसके टर्बाइन लगा दो, फिर उससे जनरेटर लगा करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना लो। और दूसरा तरीका है कि बाय बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू डराइव टर्बाइंस एंड प्रोड्यूस द थर्मल पावर। और एक दूसरा तरीका यह है कि आप ना कोई भी जैसे कि कोल या फिर पेट्रोल डीजल को जला करके आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर विच ड्राइव्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है कि पानी जब फुल स्पीड से फ्लो करेगा जब ही होगा। और फिर इसका फर्स्ट पॉइंट है कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर काम में लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह काम में लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और अगर वहीं पर बात करें थर्मल की, द थर्मल पावर स्टेशन यूजेस द नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के अंदर ये होता है कि जो रिन्यूएबल होते हैं ना वो आसानी से रिन्यू हो सकते हैं, मतलब कि वो वापस से आप रिन्यू कर सकते हो। लेकिन नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या होता है कि एक बार अगर आपने काम में ले लिया तो उनका फिर से कोई भी काम नहीं रहेगा।
अब जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपने क्या करा है कि वाटर को हाइट से ही तो ड्रॉप करा, एक हाइट से ड्रॉप करा है। जैसे कि आप अगर मान लो कि बोतल को ऊपर से नीचे डाल दोगे तो क्या वो पानी खराब हो जाएगा? नहीं, तो वहां पर वो क्या हो गया, वो हो गया एक तरीके से रिन्यूएबल, मतलब उसे आप फिर से रीयूज कर सकते हो। जैसे कि डैम से जो पानी निकलता है फिर आप उसको फसलों में काम में ले सकते हो, तो ये रिन्यूएबल है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें कोल की, मतलब कोयले को आप जला दो तो क्या उसका और कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए नॉन रिन्यूएबल है। और फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर, इंडिया हैज द नंबर ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक अ बांकर नांगला डैम, और फिर उसके बाद में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये इसके एग्जांपल है। इसी तरीके से यहाँ पर देयर आर द 310 थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। देखो यहाँ पर कितने हैं, दो के नाम बताएं, बस 2 से 4 हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 310 यहाँ पर कितने हैं थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन नंबर, ये है 13th। अब देखो डिफरेंशिएट करने वाली क्वेश्चन है ना, एक तो आप हो सकता है कि आप ऐसे टेबल फॉर्म के अंदर करो, और एक हो सकता है कि आप है ना पहले ना फेरस के बारे में एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद में आप नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। दोनों तरीके सही हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर 2013 में पूछा गया था, ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएट करना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेरस मिनरल्स के बारे में क्या लिखना है। फेरस मिनरल अकाउंट फॉर अबाउट द 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ मेटेलिक मिनरल्स। जो फेरस मिनरल्स होते हैं वहां पर वो 3/4 रहते हैं भैया टोटल वैल्यू की जितनी भी प्रोड्यूस होती है उसका। फिर सेकंड यहां पर आता है कि दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो बैक है ना वो यहां पर ये है फेरस मिनरल्स। फिर इसके बाद में थर्ड आता है कि यहां पर इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली क्वालिटी ऑफ फेरस मिनरल्स टू जापान एंड साउथ कोरिया आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। और इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ना इससे ना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब जैसे कि मान लो कि आप लोगों को एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कि आज इंडिया के अंदर जो आईफोन है वो हम खुद से मैन्युफैक्चर करने लग जाता है, मतलब कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में आ जाता है, वो खुद से यहाँ पर इंडिया में बनाते हैं, फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट करते हैं। तो पता है क्या होगा, यहाँ पर जो आईफोन की प्राइस है वो है 1.25 लाख रुपीज। तो वो उससे क्या होगा कि वो जो 1.25 लाख रुपीज है ना वो ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पर 60,000 के ऊपर। तो आप देख लो कि डबल से मतलब कम हो जाएगी प्राइस, मतलब कि डबल से कम हो जाएगी। आप मतलब 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इतने के अंदर 2 आईफोन खरीद सकते हो। तो यही फायदा होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया धीरे धीरे ये सब कर रहा है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आता है नॉन फेरस मिनरल्स। अब नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कि इंडिया रिजर्व्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री। और यहाँ पर सबसे जो दुख की बात यह है कि इंडिया के पास में नॉन फेरस मिनरल्स नहीं है। और नॉन फेरस मिनरल्स इंक्लूड्स द कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक और गोल्ड, ये सब इंडिया के पास में नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली गोल्ड की, तो जो गोल्ड है वो मोस्टली पाया जाता है दुबई के अंदर, ठीक है, दुबई के अंदर ये मोस्टली पाया जाता है और बाहर की कंट्रीज के अंदर पाया जाता है। फिर उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो फिर से जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर प्राइस इसकी बढ़ जाती है। और अगर मान लो कि हमारे पास में ये सब होता ना, कॉपर भी होता, बॉक्साइट भी होता, लीड भी होता, जिंक भी होता, गोल्ड भी होता हमारे इंडिया के पास में, तो हमें ना नंबर 1 पर होते। और अभी हम नंबर 3 पर हैं, ये सब ना होने के बाद भी। तो अब आप सोच लो कि हम कितने ग्रेट हैं यार। और फिर इसके बाद में थर्ड आता है कि दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, चाहे से वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो या फिर एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर मेनली यूज में लिया जाता है कॉपर का, और उसी के साथ में लेड और जिंक का ज्यादातर उसमें काम में लिया जाता है। और फिर फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर, बॉक्साइट्स आर मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा रेस्पेक्टिवली। जो नॉन फेरस हैं जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट ने वो थोड़े बहुत मिलते हैं एक मध्य प्रदेश में और ओडिशा में, ठीक है, ये 2 स्टेट हैं जहां पे पाए जाते हैं मेनली। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टू बी टेकन टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि हमारे जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए कोई भी 3 स्टेप बताओ। तो सबसे पहले स्टेप तो ये है कि वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, दैट इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वीनियंट जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको काम में लो। मतलब क्या,
मतलब इसका यह है कि जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब की बेस्ड जो गाड़ी है इनको कम करो, इसकी जगह पर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, जिससे कि क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज बचेंगी। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में इसका सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर की कहा गया है कि वी हैव टू अडॉप्ट ए कॉशियस अप्रोच फॉर द जूडियस यूज ऑफ एंड दी अवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब जैसे कि हमें ना पूरा एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखना होगा कि यार इस साल में ना हमें इतना पेट्रोल काम में लेना है, इतना डीजल काम में लेना है, इतना कोल काम में लेना है, इसके ऊपर लीगल लॉज होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज है ना ये काफी लंबे समय तक चल पाएंगे। और फिर थर्ड आता है कि एज अ कंसर्न सिटीजन वी कैन डू अवर अ बाइट बाय यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल व्हीकल्स, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज एंड यूजिंग द पावर सेविंग डिवाइसेस एक्सेट्रा। जैसे कि आप भी अपने ये जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि अपने रूम के अंदर फैन ना चलने दो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काम में लो, साइकिल को काम में लो, ये सब करके आप है ना मतलब एक जो जिम्मेदार नागरिक होता है उसका फर्ज निभा सकते हो। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर की देखो ये वाला क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहले तो ये बताओ कि भैया पेट्रोलियम जरूरी क्यों है। फिर सेकंड आपको बताना है कि एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ ए पेट्रोलियम इन इंडिया, और ये बताओ कि जो अकरेंस है पेट्रोलियम की वो इंडिया के अंदर कैसे है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि द इंपॉर्टेंस ऑफ ए पेट्रोलियम इन इंडिया एज फॉलोज, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इट प्रोवाइड द फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग, दोनों के लिए काम में लिया जाता है, हीटिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। फिर सेकंड आता है कि इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेंट फॉर द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ये काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है मशीन्स के अंदर। और फिर सेकंड यहां पर आता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्रीज फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ये क्या होता है कि ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है ना इनके ऊपर बेस्ड भी इंडस्ट्रीज होता है, जैसे कि सिंथेटिक पूरी पूरी पेट्रोलियम पर बेस्ड है, फर्टिलाइजर बेस्ड है, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है इसी के ऊपर बेस्ड है। और फिर इसके बाद में आप आते हैं कि द अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, जो हमारे इंडिया के अंदर है वो पेट्रोलियम कैसे एग्जिस्ट करता है। सबसे फर्स्ट यहां पर आता है कि मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंड इन द एंटिक लाइंस एंड द फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी एज। मतलब ये है कि जो क्रैक्स वगैरह थे, जैसे कि ये रॉक है इसके अंदर थोड़ा सा छेद हो गया, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पेट्रोलियम मिल जाएगा इस तरीके से, और फिर उसके अंदर पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, फिर उसको आगे रिफाइनरीज के अंदर भेज करके फिर पेट्रोल बना करके आप तक पहुंचाया जाता है। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि इन द रीजन ऑफ फोल्डिंग एंड एंटिक लाइंस और द डॉम्स इट अकर्स where the oil is trapped in the crest of the upfold। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि the oil bearing layer is in the porous limestone or a sandstone through which oil may flow and the oil is prevented from sinking or rising by intervening non-porous layers। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की कहा गया भैया मतलब ये जो क्वेश्चन है ना अभी इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मान लो कि अकेला आता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो आप उसके लिए ये 3 पॉइंट लिख दीजिए, और उसके साथ में आता है कि हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व देम, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, तीनों में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऐसा दोनों का आता है तो आपके पास में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं कि मिनरल कंजर्वेशन इज एसेंशियल बिकॉज, मतलब जरूरी क्यों है यार, हम क्यों बचाएं मिनरल्स वगैरह को, जितना काम में लेना है लो भाई, लेकिन क्यों बचाना चाहिए। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आता है कि मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल और फाइनाइट इन नेचर। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट आपके पास मतलब अनलिमिटेड है, जितना यूज में लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, लेते जाओ काम में। और फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ मिनरल्स इज अ वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंजप्शन। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जो 1 लीटर पेट्रोल है ना इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और 1 लीटर पेट्रोल को बर्बाद करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट टाइम लगता है। बस एक गाड़ी को ऑन छोड़ दो आप, उसके अंदर 10 मिनट में 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। 10 मिनट लगा, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर होने के लिए 1000 ईयर्स तक लग जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको मैन्युफैक्चर, मिनिमम तो 100 ईयर्स तो लगते ही लगते हैं। तो अब आप सोच लो कि यार 100 साल से बन रहा है और उसको हम 10 मिनट में उड़ा देते हैं,
तो कितना फास्ट रेट ऑफ कंजप्शन है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो ये होता है। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मिनरल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकती हैं इसमें। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि दे आर द वैल्यूएबल शॉर्ट लिव्ड पोजीशन ऑफ अ कंट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट लाइफ है और ये वैल्यूएबल कोई भी कंट्री के लिए रिसोर्सेज हैं। एंड द कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन लीड्स टू द इंक्रीजिंग कॉस्ट एज दे आर टेकन फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ अलोंग विद द डिक्रीजिंग इन क्वालिटी। अब जैसे कि क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे ना, इनकी क्वालिटी जो है वो वैसे ही खत्म होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि कौन से हैं जिससे कि आप कंजर्व कर सकते हो इन मिनरल्स को। सबसे फर्स्ट तरीका है कि मिनरल्स हैव टू बी यूज्ड इन अ प्लान एंड द सस्टेनेबल मैनर। आपको इस तरीके से काम में लेना होगा कि यार इस साल है ना हमें बस इतना ही काम में लेना है, चाहे इससे हमारी नीड्स फुलफिल हो या नहीं हो, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। फिर सेकंड आता है कि इंप्रूव टेक्नोलॉजी शुड बी इवॉल्व टू मेक द यूज ऑफ अ लो ग्रेड ओर्स एट एन दी लो कॉस्ट, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करो जिससे कि क्या होगा कि है ना हम कम कॉस्ट के अंदर अच्छे से उसको यूज में ले पाएं। और फिर फोर्थ यहाँ पर आता है कि यूजिंग द बेटर माइनिंग मेथड्स विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वेस्टेज, और अच्छे जो मेथड हैं उसकी हेल्प से इनको माइनिंग किया जाए, एक्सट्रैक्ट करा जाए, जिससे कि इनका जो वेस्ट है वो काफी कम हो पाए। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर की कहा गया कि हाउ माइनिंग एक्टिविटी इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरनमेंट एक्सप्लेन। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कि मतलब जो माइनिंग एक्टिविटीज है ना ये दोनों के लिए हानिकारक होती है, जो उसमें काम करते हैं माइनर्स उनके लिए, और जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी हानिकारक होता है। अब ये कैसे होता है? माइनिंग एक्टिविटीज इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन ये है कि इनहेलेशन ऑफ एन दी पॉइजनस गैसेस डस्ट में make them vulnerable to the pulmonary diseases। और फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि the risk of a collapse of a mine roof may risk at the life of the miners। जैसे कि जो माइंस होती है ना वो अर्थ से ना इतनी ज़्यादा नीचे, जैसे कि 100 फीट 200 फीट इतनी ज़्यादा नीचे होती है, और कई बार ये होता है कि जैसे कि ये माइन है, ठीक है, ये माइन है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर लोड बढ़ गया, ये हो सकता है कि नीचे क्रश कर जाएगी। तो ये क्या करती है कि बहुत बार आपने ऐसी न्यूज़ सुनोगे कि जितने भी माइनर्स थे वर्कर्स दब गए, 100 वर्कर 200 वर्कर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जमीन एकदम से नीचे खिसक जाती है। तो ये भी रीजन हो सकता, मतलब ये भी खतरा होता है उनको। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इंट्यूएशन एंड द फायर इन द कोल माइंस आर द कांस्टेंट थ्रेट्स ऑफ द माइनर्स। और यहाँ पर जैसे कि उसमें आग लगाया जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, वो भी एक बहुत ज़्यादा जो दर्दनाक मौत होती है ना माइनर्स की, वो इसी वजह से होती है। फिर यहाँ पर आता है कि द फॉलोइंग पॉइंट शोज हाउ माइनिंग इफेक्ट द एनवायरमेंट। भैया एनवायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि इट रिजल्ट इन द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। इसके वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो भी कंटामिनेट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है कि डंपिंग ऑफ द वेस्टेज एंड द स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ अ लैंड एंड सॉइल। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि जो हम वेस्ट निकालते हैं ना, इससे उसको सीधा पानी के अंदर डाल देते हैं, लैंड पर डाल देते हैं, जिस वजह से लैंड की और पानी की क्वालिटी दोनों की खत्म हो जाती है। इट रिजल्ट इन द एयर एंड द वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों भी इससे होते हैं। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर की कहा गया कि इन द प्रेजेंट डे एनर्जी क्राइसिस व्हाट आर द स्टेप्स विल यू टेक टू सेविंग द एनर्जी। अब जैसे कि टुडे अभी जो हमारी है ना ये करंट सिचुएशन है ना, इसके अंदर है ना एनर्जी की क्राइसिस बहुत है। तो इसको कैसे मतलब कि हम सेव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यही पॉइंट है ना, आपने जो अभी पहले लिखा था ना वही लिख देना आप। जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में लिखा था, वही आपको लिख देना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप काम में लो, नल वगैरह मत चलाओ, और इस तरीके से जो भी आपके मन से पॉइंट है ना वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर क्या आता है कि हाउ कैन सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट इन इंडिया, गिव योर ओपिनियन। मतलब क्या, मतलब ये कि जो सोलर एनर्जी है उससे इंडिया की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे हो सकते हैं कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट हैज द एनर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग द सोलर एनर्जी। हमारे इंडिया के अंदर जो है कि जैसे कि 6 महीने हैं, 6 महीने तो बहुत ही अच्छे तरीके से सन आता है भैया, प्योरली सन की लाइट्स आती है। तो हम क्या कर सकते हैं यार, सन को काम में लो भैया, सोलर एनर्जी से आप एनर्जी को जनरेट करो, पूरी जो फुलफिल है उससे कीजिए। तो ये भी कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। फिर सेकंड यहाँ पर आते हैं कि इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम से क्लीन है, इससे कोई भी धुआं वगैरह कुछ भी नहीं निकलता, बहुत ही ज्यादा क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर यहाँ पर आते हैं कि इट मिनिमाइजेस द डिपेंडेंस ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड ऑन द फायरवुड्स एंड द डंग केक्स। और ये बहुत ही अच्छी बात है, गाँव
गाँवों के लिए कि उनको है ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं पड़ना पड़ेगा कि यार लकड़ियाँ खत्म हो गई, काऊ डंग केक वगैरह इन सब का इंतजाम करो, इसके ऊपर करना नहीं, आपके पास में सोलर है तो सोलर एनर्जी से आप सबका काम चल रहा है। और इनफैक्ट जो गांव है ना वहां पर तो है ना लाइट भी नहीं देते लोग, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज जो करते हैं वो करते हैं भैया गांवों के अंदर। जैसे कि मैंने हमारे जो गांव था, जब मैं 2-4 महीने के लिए गया था गांव में, तो वहां पर क्या होता था कि 10-10 दिन तक लाइट नहीं आती थी, 10 डेज, मतलब 10 दिन आप सोच करके देखो कि आपके गांव में लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक प्रॉब्लम थी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की कहा गया है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ ए फेरस मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। अब आपको कोई से भी 3 फीचर बताने हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर फेरस मिनरल्स मिलते हैं उसके बारे में। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आता है कि फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर द 3/4 ऑफ अ टोटल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ मेटेलिक मिनरल। भैया 3/4 है यहाँ पर टोटल उसका। और फिर यहाँ पर आते हैं कि दे प्रोवाइड द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, एक बैकबोन है मेटलिकल इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया इज रिच इन द फेरस मिनरल्स एंड एक्सपोर्ट सस्टेनेबल क्वालिटी आफ्टर मीटिंग द लोकल डिमांड्स। और हमारे जो डिमांड्स को फुलफिल करने के बाद भी हमारे पास में इतना होता है कि हम उसे आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भैया बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और भी चैप्टर के जैसे कि देखना है शॉर्ट नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब आप देख सकते हो। जल्दी से उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर से करके जाना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।